नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो चुनाव में जाने से पहले पश्चिम बंगाल का आखिरी ओपिनियन पोल हमारे सामने आ गया है। आखिरी ओपिनियन पोल बता रहा है कि ममता बनर्जी तीसरी बार सरकार बनाती हुई दिख रही हैं। 294 लोक विधानसभा की वहां सीटें हैं, जिसमें से 160 सीटें ममता बनर्जी को मिल सकती हैं। बीजेपी साफ तौर पर दूसरे नंबर पर आ रही है। बीजेपी को 112 सीटें मिल सकती हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो क्या इसको अंतिम मान लिया जाए? प्लस माइनस 2%, 3% का मार्जिन होता है, फिर 6-7% जो फेंस सिटर होता है, जो अनडिसाइडेड वोटर होता है, उसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो क्या उसको जोड़ने से तस्वीर कुछ बदल जाएगी? क्या मोदी के पास वापसी की कोई संभावना बची है या सारी संभावनाएं खत्म हो गई हैं? क्या ये ओपिनियन पोल भी दूसरे ओपिनियन पोल की तरह जो पहले गलत साबित होते रहे हैं, ये ओपिनियन पोल भी क्या गलत साबित हो जाएगा? मैं एबीपी न्यूज सी वोटर के पोल की बात कर रहा हूं। आइए विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। ये पोल ये कहता है कि ममता बनर्जी को करीब 42% वोट मिल सकते हैं और सीटें आ सकती हैं औसत रूप से 160। ये ओपिनियन पोल कहता है कि बीजेपी को करीब 37% से ऊपर थोड़ा सा वोट मिल सकता है और सीटें आ सकती हैं उनके पास 112। अब पहले ममता के पक्ष में जानने की कोशिश करते हैं। ममता के पक्ष में चीजें ये जाती हैं कि 2011 से लेकर अब तक 4 चुनाव ममता लड़ चुकी है। 2011 का विधानसभा चुनाव, 2014 का लोकसभा चुनाव, 2016 का विधानसभा चुनाव और फिर 2019 का लोकसभा चुनाव। 2011 के विधानसभा चुनाव में 40% वोट मिला था। 2016 के जो विधानसभा चुनाव हुआ 45% वोट मिला था। यानी अब मिल रहा है करीब 42% से थोड़ा सा ऊपर वोट। यानी ममता का वोट बैंक औसत रूप से 42% के आसपास पिछले 10 साल से रहा है, उससे नीचे नहीं जा रहा। ये वोट परसेंटेज या तो नीचे जाए तब बीजेपी की संभावना बनती है, या फिर बीजेपी का वोट बढ़ जाए, ये संभावना बनती है। बीजेपी की बात करें तो 2011 में सिंगल डिजिट में वोट मिला था। 2014 के लोकसभा चुनाव में उनको डबल डिजिट में थोड़ा वोट मिला था। 2016 का जब विधानसभा चुनाव आया तो वोट परसेंटेज कम हो गया था, फिर सिंगल डिजिट में आ गया था, करीब 10 के आसपास था। लेकिन 2019 का जब लोकसभा चुनाव आया तो वोट परसेंटेज बहुत बढ़ गया, करीब 40% वोट प्राप्त किया। लेकिन बीजेपी को जितना भी वोट मिला वो लेफ्ट से मिला, क्योंकि लेफ्ट को 2011 में 40% वोट मिला था, 2019 में 6% वोट मिला। जो 34% वोट लेफ्ट का कम हुआ वो सीधे सीधे बीजेपी के खाते में चला गया, बाकी उसका कुछ थोड़ा बहुत वोट था। अब ममता के पक्ष में एक चीज हमने बताई कि वोट परसेंटेज उनका औसत रूप से 42% है और जब तक 42% वोट मिलता है उनको कोई ममता को बंगाल की गद्दी से हटा नहीं सकता। एक दूसरी बात ममता के पक्ष में ये जा रही है कि जो एंटी ममता वोट है वो लेफ्ट में या और कांग्रेस का जो महाजोत बना है वो और बीजेपी में डिवाइड होना। अब ऐसे में ज़रूरी ये था कि लेफ्ट को 10% से ज़्यादा वोट मिले, महाजोत को 10% से ज़्यादा वोट मिले। लेफ्ट का वोट 18-19% कुछ 15-20 दिन पहले था, सीटें 33 आ रही थी। अब वोट परसेंटेज करीब 13% है, थोड़ा वोट परसेंटेज कम हुआ है, सीटों की संख्या भी 10 कम हुई है। ओपिनियन पोल की बात कर रहे हैं आप हम इस समय, और 22 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। डूबते को एक तरह से तिनके का सहारा मिल रहा है। डूबते को तिनके का सहारा ममता को मुस्लिम वोटों के रूप में भी मिलता हुआ दिख रहा है और सहानुभूति का भी कुछ वोट मिलता दिख रहा है, और सबसे बड़ी बात है महिला का वोट भी मिलता दिख रहा है। पिछली बार भी हमने देखा था 2016 के विधानसभा चुनाव में 48% महिलाओं ने और 42% पुरुषों ने ममता की पार्टी को वोट दिया था। यानी पुरुषों के मुकाबले 6% अधिक महिलाओं ने ममता को वोट दिया था। तो क्या इस बार मुसलमान, और जैसा मुसलमानों के बारे में कहा जा रहा है पिछली बार 70% मुसलमानों का वोट ममता को मिला, उससे पहले के विधानसभा चुनाव में 40 या 41% ही मिला था, तो 70% मुसलमान। और जब बीजेपी ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है तो मुसलमानों का इंटैक्ट रहना और ममता पर ही भरोसा करना, ये ममता के पक्ष में कहीं ना कहीं जाता दिख रहा है। अगर ऐसा हो रहा होता कि मुस्लिम वोट बैंक में सेंध पड़ रही होती तो हम लेफ्ट और कांग्रेस, जो भी मुसलमानों की बड़ी पक्षधर पार्टियां रही हैं, उनका वोट परसेंटेज कुछ ऊपर होता और उनकी कुछ सीटें ज़्यादा होती। तो
ये थोड़ी-सी वजह मुझे लग रहा है कि ममता की वो जीत का जो भरोसा है, ओपिनियन पोल के सहारे भी, वो कहीं दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को निराश होने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 सीटें पिछले विधानसभा में चुनाव में आई थी, इस बार सीटों की संख्या 112 हो रही है। दूसरी बात है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 18 सीटें मिली थी। अगर इनको विधानसभा सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो 121 सीटें बैठती हैं और 121 सीटें तो नहीं, उससे थोड़ा कम 9 सीटें कुछ कम मिल रही प्रतीत होती हैं। तो ये बीजेपी के लिए पॉजिटिव पॉइंट इस रूप में है कि आमतौर पर देखा गया है कि जहाँ-जहाँ विधान लोकसभा का चुनाव हुआ और उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, वहाँ बीजेपी की सीटें कम हुई और वहाँ बीजेपी का वोट परसेंटेज कम हुआ। हरियाणा के अंदर तो मिली-जुली सरकार की नौबत आ गई, 90 में से 40 सीटें ही बीजेपी को मिली, 20% वोट कम मिला। झारखंड में सरकार हाथ से चली गई, वहाँ भी लोकसभा चुनाव के मुकाबले करीब 19-20% वोट कम मिला। महाराष्ट्र में 2% वोट कम मिला। तो ऐसे में बीजेपी को कहीं डर सता रहा था कि उनका वोट परसेंटेज जो लोकसभा चुनाव में बंगाल के अंदर 40.7 के आसपास था, वो कहीं 6% जो औसत रूप से उनका गिरता रहा है, वो आके करीब 34% पर ना टिक जाए। 34% पर टिकता तो बीजेपी की सीटें 100 से भी कम आ रही होती। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा, 37.5% के आसपास वोट जा रहा है और इसमें थोड़ी बढ़ोतरी की भी बात या संभावना इस रूप में दिख रही है कि 15 दिन पहले, 20 दिन पहले जो ये ओपिनियन पोल आया था, उसके मुकाबले बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है और सीटें भी बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। और दूसरी चीज़ बीजेपी के पक्ष में ये जाती है कि सीएए के मुद्दे को वो लेकर आए हैं। अब ये दुधारी तलवार है, लेकिन चूँकि और चीज़ें शायद लग रहा था बीजेपी को चल नहीं रही, तो सीएए का मुद्दा अगर चल गया, तो कहानी थोड़ी-सी और बदल सकती है। दूसरी बात ये है कि 7 अप्रैल तक बाकी के जो 4 विधानसभा हैं, जिसमें के जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, केरल है, असम है, वहाँ पे चुनाव निपट चुका होगा। सिर्फ़ बंगाल और सिर्फ़ बंगाल रह जाएगा और बंगाल में बीजेपी ऐसे समय में पूरी ताकत झोंक सकती है। प्रधानमंत्री के दौरे और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, गृहमंत्री के दौरे और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, मंत्रिमंडल के और साथी वहाँ आ सकते हैं और ममता को घेरने की कोशिश और ज़्यादा पुख्ता तौर पर की जा सकती है। ऐसा बीजेपी के एंगल से हम इस समय सोच सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज की कहानी ये है कि ममता वापस बंगाल में आ रही है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। ये कार्यकर्ता, मोदी के जो कार्यकर्ता हैं, उनमें एक उत्साह भी पैदा किए हुए। आपको ये अनकट पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक चीज़ मैं जाते-जाते आपको बता दूँ कि सोशल मीडिया पर इस तरह की अनकट या इस तरह यूट्यूब पे जो बहुत सी चीज़ें आती हैं, वो एक पक्ष की होती हैं या फिर दूसरे पक्ष की होती हैं। लेकिन मैं, आप कह सकते हैं, पुराने ज़माने का पत्रकार हूँ। मैं दोनों को बैलेंस करके चलता हूँ। दोनों पक्ष, दोनों पहलू आपके सामने रखता हूँ, ताकि आप अपने हिसाब से उनका विश्लेषण कर सकें और तथ्यों के आसपास चीज़ों को मैं रखता हूँ, ताकि तथ्यों के हिसाब से आप विश्लेषण कर सकें और खुद किसी नतीजे पर पहुँच सकें। शुक्रिया आप सबका, बहुत-बहुत शुक्रिया।